11 सितंबर 2018 को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट 101 लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रही थी और प्लेन के कई नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स पूरी तरह से फेल हो चुके थे। एयरपोर्ट के आसपास का मौसम बेहद खराब था, घने बादल थे, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी भी काफी कम होकर लगभग जीरो रह गई थी। मौसम के खराब होने पर लैंडिंग में मदद करने वाला प्लेन का ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो चुका था और प्लेन में फ्यूल सिर्फ इतना बचा था जितने में प्लेन केवल एक बार लैंडिंग की कोशिश कर सकता था। ऐसे में प्लेन में बैठे 357 लोगों की जिंदगी का फैसला पूरी तरह से कॉकपिट में बैठे पायलट्स के हाथ में था। क्या पायलट्स प्लेन को मुसीबतों के इस तूफान से बाहर निकाल पाएंगे या ये तूफान इस प्लेन को ही निगल जाएगा? धड़कनें ठहरा देने वाली ये कहानी है एयर इंडिया की फ्लाइट 101 की। और ये नई दिल्ली की सितंबर की एक सामान्य रात थी जब शहर के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 342 लोग न्यूयॉर्क जाने वाली अपनी 14 घंटे लंबी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। भारत से सीधे अमेरिका जाने वालों के लिए उस समय एयर इंडिया की फ्लाइट 101 सबसे पसंदीदा ऑप्शन थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि करीबन 12,000 किलोमीटर के हवाई सफर को यह फ्लाइट बिना किसी रिफ्यूलिंग के पूरा करती थी। एक बार में भारत के नई दिल्ली से सीधे अमेरिका के न्यूयॉर्क तक का सफर कराने वाली एयर इंडिया की यह फ्लाइट कंपनी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण फ्लाइट्स में से एक थी। आज की इस फ्लाइट के लिए बोइंग 777-300 सीरीज का एयरक्राफ्ट यूज किया जा रहा था, जिसमें 2GE90-115B इंजन लगे हुए थे। इस एयरक्राफ्ट को लगभग 9 साल पहले 2009 में एयर इंडिया की फ्लीट में शामिल किया गया था और तब से लगातार ये एयरक्राफ्ट कंपनी के लिए अपनी सेवाएं दे रहा था। आज की इस फ्लाइट में कुल 4 पायलट्स की टीम मौजूद थी। हालांकि आमतौर पर इस सीरीज के एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए 2 पायलट्स की टीम ही काफी होती है, लेकिन इस फ्लाइट के दौरान प्लेन को करीबन 14 घंटे तक फ्लाई करते हुए करीबन 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और इतनी लंबी फ्लाइट्स में पायलट्स को पर्याप्त आराम देने के लिए उन्हें रिप्लेस करना जरूरी होता है। यही वजह थी कि इस फ्लाइट में 2 के बजाय 4 पायलट्स की टीम मौजूद थी। इस टीम में इस सीरीज के एयरक्राफ्ट को 3500 से ज्यादा घंटों तक फ्लाई करने वाले और फ्लाइट्स के कमांडर रुस्तम पालिया, उनके साथ को पायलट विकास, कैप्टन सुशांत सिंह और कैप्टन DS भाटिया मौजूद थे। फ्लाइट से पहले की जाने वाली रूटीन प्री फ्लाइट ब्रीफिंग के दौरान एयरलाइंस के इंजीनियरिंग स्टाफ ने पायलटों को एक अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फ्लाइट की APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट काम नहीं कर रही थी। APU प्लेन के अंदर इंजन्स के बंद होने के दौरान प्लेन के इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए पावर सप्लाई करती है, लेकिन बोइंग 777 में APU के ऑल्टरनेटिव के तौर पर यह काम बैटरी से मिलने वाली एनर्जी पर किया जा सकता था। इसीलिए APU के काम ना करने के बावजूद भी पायलट्स ने फ्लाइट को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। ब्रीफिंग के दौरान यह भी बताया गया कि जिस रूट से ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करने वाला था वहां मौसम खराब होने की बहुत अधिक संभावना थी। खराब मौसम फ्लाइट के दौरान तो ठीक है, लेकिन विशेष रूप से लैंडिंग के समय पायलट्स के लिए कई तरह की परेशानियां खड़ा कर सकता है। कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि एयरपोर्ट पर लैंड कर पाना ही पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में पायलटों को नजदीकी किसी एयरपोर्ट की तरफ अपने फ्लाइट को मोड़ना पड़ता है। खैर, अपने सामने आने वाली चुनौतियों का अंदाजा लगाते हुए कमांडर ने एक जरूरी निर्णय लिया। कमांडर ने एयरक्राफ्ट में 800 किलोग्राम एडिशनल फ्यूल लोड करवाया ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में आसपास के किसी एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सके। एडिशनल फ्यूल को लोड करने के कारण प्लेन अपने शेड्यूल टाइम पर टेक ऑफ नहीं कर सका। इसके बाद करीबन 1 घंटे की देरी के बाद प्लेन ने सुबह 3 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ किया।
टेक ऑफ के कुछ मिनटों के भीतर ही एयरक्राफ्ट अपनी निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच गया। फ्लाइट के टेक ऑफ के लगभग 40 मिनट के बाद जब फ्लाइट करीबन 30,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी कॉकपिट में लगी स्क्रीन पर अचानक से एक मैसेज दिखाई दिया, रेडियो अल्टीमीटर सिंगल सोर्स। हालांकि मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में एक से ज्यादा रेडियो अल्टीमीटर लगाए जाते हैं ताकि किसी भी अल्टीमीटर के खराब होने के बाद भी पायलट्स को प्लेन की सही पोजीशन का पता चलता रहे। फ्लाइट 101 में कुल 3 रेडियो अल्टीमीटर लगे हुए थे, लेकिन पायलट्स के सामने लगी स्क्रीन पर जो वार्निंग मैसेज आ रहा था, उसका मतलब यह था कि इस समय ये एयरक्राफ्ट केवल एक रेडियो अल्टीमीटर से मिल रहे सिग्नल पर काम कर रहा था। रेडियो अल्टीमीटर प्लेन के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS का पार्ट होता है, जो कि रेडियो वेव्स को जमीन पर भेजता है और फिर उनके वापस आने के टाइम को कैलकुलेट करके प्लेन की ऊंचाई का पता लगाता है। हालांकि जब प्लेन काफी ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा होता है तो रेडियो अल्टीमीटर की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्लेन में लगे बैरोमीटर जैसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मिल रही जानकारी के आधार पर एयरक्राफ्ट की ऊंचाई का पता चलता रहता है। इसीलिए पायलट्स ने इस समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इमरजेंसी लैंडिंग जैसे किसी प्रोसीजर को फॉलो करने के बजाय उन्होंने अपनी फ्लाइट को जारी रखा। इसके करीबन 10 घंटे के बाद जब यह प्लेन ग्रीनलैंड के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर फ्लाई कर रहा था, तभी पायलट्स को अपने सामने लगी स्क्रीन पर एक दूसरा वार्निंग मैसेज दिखाई दिया, TCAS फेल्ड। TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम। अब ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो एयरक्राफ्ट को आसमान में अपने आसपास उड़ रहे किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से टकराने से बचाता है। हालांकि बोइंग 777-300 सीरीज जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट्स में TCAS सिस्टम के फेल होने की स्थिति में कई अन्य ऑप्शन मौजूद होते हैं। इसीलिए पायलट्स ने एक बार फिर से इस समस्या को भी नजरअंदाज करके अपनी यात्रा को जारी रखा। लेकिन अब यहां पे एक नया सवाल उठने लगा था। टेक ऑफ के ठीक पहले ALU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट का फेल होना, टेक ऑफ के कुछ मिनट के बाद ही एयरक्राफ्ट के 2 रेडियो अल्टीमीटर का फेल होना और अब लैंडिंग के करीबन 3 घंटे पहले प्लेन के TCAS यानी कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम का फेल हो जाना। क्या ये महज एक संयोग था या एयरक्राफ्ट में वाकई में कोई बड़ी गड़बड़ी होना शुरू हो गई थी, जिसके कारण एक एक करके प्लेन के अलग अलग सिस्टम्स फेल हो रहे थे? इन सभी सवालों के बीच पायलट्स ने अपनी यात्रा को जारी रखा और न्यूयॉर्क के समय अनुसार सुबह के करीबन 6:10 पर प्लेन ने शहर के एयर स्पेस में प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग ATC, ये एयर इंडिया 101 है और हम रनवे 04 पर लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आप JFC कंट्रोल टावर से संपर्क में हैं। कृपया ध्यान दें, एयरपोर्ट पर मौसम बहुत खराब है, बादल काफी नीचे हैं। आप रनवे 04 पर लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वैसे जब बात सिस्टम की हो तो एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है, और आज के दौर में ऑनलाइन मीटिंग्स, क्लासेस और कम्युनिकेशन के लिए सही ऑडियो वीडियो गियर होना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसीलिए मैं इस्तेमाल करता हूं बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स, जो देर तक यूज करने में भी कंफर्टेबल रहते हैं। और अगर आप चलते फिरते कॉल्स लेना चाहते हैं तो उनके ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन्स एकदम परफेक्ट हैं। साथ ही इनका USB वेबकैम, HD वीडियो क्वालिटी और बिल्ट इन माइक के साथ में आता है, जिससे आपको अलग से माइक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिग पासपोर्ट के ये प्रोडक्ट्स आपको Amazon और Flipkart पर किफायती कीमतों में मिल जाएंगे। और हाँ, लिंक और डिस्काउंट कूपन कोड भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए वापस आते हैं अपनी कहानी पर। उस दिन न्यूयॉर्क का मौसम वाकई में बेहद खराब था। तेज हवाएं पूरे शहर में बह रही थीं और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। खराब मौसम ने विजिबिलिटी को बेहद लिमिटेड कर दिया था, जिससे किसी भी फ्लाइट के लिए सुरक्षित लैंडिंग कर पाना अपने आप में एक चुनौती बन चुका था। एयरपोर्ट की वेदर रिपोर्ट के अनुसार उस समय एयरपोर्ट पर बादलों की ऊंचाई जमीन से महज 200 फीट तक रह गई थी। फ्लाइट 101 के नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ छोड़ने के बाद अब पायलट्स को लैंडिंग के लिए प्लेन को मैनुअली ही रनवे के साथ अलाइन करना था। लेकिन
इतनी कम विजिबिलिटी में फ्लाइट्स के पायलट के लिए रनवे को देख पाना ही लगभग नामुमकिन था। इन सभी परिस्थितियों ने एयर इंडिया 101 के हालात को बेहद संवेदनशील बना दिया था। उनके पास समय और ईंधन दोनों ही बेहद सीमित मात्रा में बचे थे। इस तरह की परिस्थितियां एक पायलट के लिए सबसे कठिन मानी जाती हैं, खासकर जब फ्लाइट के नेविगेशनल सिस्टम्स पहले ही खराब हो चुके हों। इसीलिए आज का यह दिन फ्लाइट 101 के पायलट्स के लिए और भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। एयरपोर्ट्स के खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी भी लगभग 400 मीटर की ही रह गई थी। लेकिन इसके बावजूद कोई और दूसरा रास्ता न देख पायलट्स ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए परमिशन मांगी। ATC से लैंडिंग की अनुमति मिलते ही पायलट्स ने तुरंत प्लेन के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS को एक्टिवेट करने की कोशिश की। ILS का काम रनवे से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को ट्रैक करके प्लेन को रनवे के साथ सटीक तौर पर अलाइन करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से पायलट्स के एक्टिवेट करने के बाद भी फ्लाइट 101 के ILS ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दरअसल प्लेन का ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी फेल हो चुका था, यानी कि पायलट्स की चुनौतियां अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में अब उन्हें प्लेन को बिना ILS के ही रनवे के साथ अलाइन करना था। ILS के फेल हो जाने के बाद पायलट्स ने प्लेन में लगे दूसरे ऑल्टरनेटिव सिस्टम का सहारा लेने का निर्णय लिया। इसके लिए पायलट्स ने प्लेन के LNAV और VNAV यानी कि लेटरल नेविगेशन और वर्टिकल नेविगेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी समस्या ये थी कि LNAV और VNAV सिस्टम की मदद से प्लेन को रनवे के साथ अलाइन करने के लिए पायलट्स का रनवे को देख पाना काफी जरूरी होता है। लेकिन न्यूयॉर्क शहर का खराब मौसम आज फ्लाइट 101 के पायलट्स को ऐसा कर पाने से रोक रहा था। इन सारी चुनौतियों के बीच पायलट्स ने प्लेन को रनवे के साथ अलाइन करना शुरू कर दिया और प्लेन के लैंडिंग गियर्स डाउन कर दिए। लेकिन पायलट्स की चुनौतियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही पायलट्स ने लैंडिंग गियर डाउन किया, कॉकपिट में अचानक से एक और अलार्म गूंज उठा। ये अलार्म बता रहा था कि प्लेन के लैंडिंग गियर पूरी तरह से लॉक पोजीशन में नहीं पहुंचे थे। अलार्म बजने के तुरंत बाद पायलट्स ने कॉकपिट में मौजूद इमरजेंसी चेकलिस्ट का रुख किया और ये पता लगाने में जुट गए कि क्या असल में प्लेन के लैंडिंग गियर सही से लॉक नहीं हुए थे क्या, या फिर ये महज किसी सेंसर की गड़बड़ी थी। कुछ ही सेकंड्स में चेकलिस्ट की मदद से ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि ये एक फॉल्स अलार्म था, यानी कि लैंडिंग गियर असल में पूरी तरह से नीचे आ चुका था, लेकिन सिस्टम ने गलत तरीके से अलार्म को ट्रिगर कर दिया था। अब ये प्लेन करीबन 5 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से रनवे की तरफ लगातार बढ़ रहा था और लैंडिंग गियर के लिए बजने वाले फॉल्स अलार्म ने पायलट्स को काफी डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। इस डिस्ट्रैक्शन के बावजूद पायलट्स ने यह महसूस किया कि अभी वो सेफ लैंडिंग के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने गो ग्राउंड का निर्णय लिया। गो ग्राउंड में प्लेन एयरपोर्ट का एक और चक्कर लगाकर दोबारा से लैंडिंग करने की कोशिश करता है। पायलट्स ने इंजन के थ्रस्ट को एक बार फिर से बढ़ा दिया और प्लेन को करीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोलर से कांटेक्ट किया। हेलो, ये एयर इंडिया फ्लाइट 101 है। हमारे कुछ नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में खराबी आ गई है, इसलिए हम रनवे पर लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट का एक और चक्कर लगा रहे हैं। एयर इंडिया 101, आप 2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचें और होल्डिंग पैटर्न में जाकर इंतजार करें। एयर इंडिया 101, कॉपी दैट। इसके बाद पायलट्स ने कॉकपिट में एक के बाद एक फेल हो रहे सिस्टम्स को स्टेबल करने की कोशिशें शुरू कर दी। लैंडिंग की कोशिशों के बीच में एक बार फिर से पायलट्स ने कंट्रोलर को कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि उनके प्लेन को मैनुअल लैंडिंग करनी पड़ सकती है। होता क्या है कि आमतौर पर पायलट्स को मैनुअल लैंडिंग के लिए पूरी तरह से ट्रेन किया गया होता है, लेकिन उस दिन न्यूयॉर्क शहर का मौसम पायलट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। ILS सिस्टम की मदद के बिना मैनुअल लैंडिंग के लिए जरूरी होता है कि पायलट्स कम से कम 600 फीट की ऊंचाई से रनवे को देख सकें, ताकि पायलट समय रहते प्लेन को रनवे के साथ सटीक तरीके से अलाइन कर सकें। लेकिन उस वक्त न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर वर्टिकल विजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 200 फीट तक ही थी, यानी कि पायलट्स हवा में रहते हुए रनवे को
तभी देख सकते थे जब उनका प्लेन जमीन से 200 फीट से कम ऊंचाई पर रहता। लेकिन यहां पे असल चुनौती ये थी कि महज 200 फीट की ऊंचाई से जमीन तक पहुंचने में प्लेन को महज कुछ ही सेकंड्स का समय लगने वाला था, यानी समय बहुत कम था। इस स्थिति से बचने के लिए पायलट्स ने एटीसी से किसी नजदीकी एयरपोर्ट के बारे में पूछा जहां लैंडिंग के लिए जरूरी विजिबिलिटी हो, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन पूरा का पूरा न्यूयॉर्क खराब मौसम की चपेट में था। ऐसे में लगातार हो रहे सिस्टम फेल्योर की वजह से पायलट्स पहले ही तनाव में थे और अब मौसम भी उनकी परेशानी बढ़ा रहा था। लेकिन तभी घबराहट के उन पलों में कंट्रोलर का एक मैसेज पायलट्स के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया। एयर इंडिया 101 कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है और अब रनवे की वर्टिकल विजिबिलिटी बढ़कर 400 फीट हो गई है। मौसम की ये जानकारी पायलट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी और इसके बाद अब पायलट्स ने किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए जाने के बजाय कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही लैंडिंग करने का डिसीजन ले लिया। वैसे प्लेन का TCAS सिस्टम और इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके थे और इस सिचुएशन में पायलट्स को केवल लैटरल नेविगेशन और वर्टिकल नेविगेशन के सहारे ही प्लेन को रनवे के साथ अलाइन करके लैंड कराना था। इन सब के बीच में पायलट्स के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी हो रही थी। हालांकि कमांडर ने फ्लाइट की शुरुआत में ही एक बेहद महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए 800 किलोग्राम का एक्स्ट्रा फ्यूल एयरक्राफ्ट में लोड करवाया था, लेकिन खराब मौसम और एयरपोर्ट का एक और चक्कर लगाने के कारण अब इस प्लेन में इतना फ्यूल ही बचा था कि वो सिर्फ एक बार लैंडिंग का प्रयास कर सकते थे। मौसम में हुए सुधार का फायदा लेते हुए पायलट्स ने लैंडिंग के लिए प्लेन को रनवे के साथ अलाइन करना शुरू कर दिया। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि वो लैटरल नेविगेशन और वर्टिकल नेविगेशन यानी LNAV और VNAV के सहारे ही लैंड करने जा रहे हैं। ऐसी लैंडिंग में किसी इमरजेंसी के होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। ऐसे किसी अनहोनी से बचने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रनवे पर इमरजेंसी सर्विसेज के व्हीकल्स को डिप्लॉय कर दिया। अब प्लेन घने काले बादलों को चीरता हुआ तेजी से रनवे की ओर बढ़ रहा था। तेजी से नीचे की तरफ आते हुए प्लेन की रफ्तार और पायलट्स की धड़कनें दोनों ही बढ़ गई थीं। प्लेन कई किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से रनवे की तरफ लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अभी तक पायलट्स को रनवे ही नजर नहीं आ रहा था। पायलट्स बेसब्री से रनवे के दिखाई देने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपने प्लेन को रनवे के साथ अलाइन कर सके। आखिरकार जब ये प्लेन एयरपोर्ट से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी प्लेन की ऊंचाई एयरपोर्ट के वर्टिकल विजिबिलिटी के रेंज में आ गई और पायलट्स को रनवे फाइनली दिखाई देने लगा। पायलट्स तुरंत ही एयरक्राफ्ट को रनवे के साथ अलाइन करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये क्या, पायलट्स को पता चला कि प्लेन की ऊंचाई निर्धारित ऊंचाई से काफी ज्यादा थी। अब अगर ऐसे में जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो प्लेन रनवे को पार करके क्रैश भी कर सकता था। ऐसे में एक बार फिर से कमांडर ने शानदार अनुभव से काम किया। प्लेन की ऊंचाई को कम करने के लिए कमांडर ने तुरंत प्लेन के नोज को नीचे की तरफ झुका दिया। इससे प्लेन की ऊंचाई तो कम हो गई, लेकिन उसकी रफ्तार निर्धारित सीमा के ऊपर हो गई। लेकिन अब पायलट्स के पास में कुछ भी करने का समय नहीं बचा था। अब बारी थी लैंडिंग की और कुछ ही सेकंड्स के बाद में प्लेन ने काफी तेज रफ्तार से रनवे से टच डाउन किया। और इसके तुरंत बाद पायलट्स ने एयरक्राफ्ट के सभी मैनुअल ब्रेक्स और रिवर्स थ्रस्ट को अप्लाई कर दिया। पायलट्स के इस स्टेप ने काफी तेजी से अपना काम किया और आखिरकार टचडाउन के कुछ सेकंड्स के बाद ही प्लेन रनवे के सेंटर लाइन पर आकर ही थम गया। एटीसी के पूछने पर पायलट्स ने बताया कि प्लेन में सब कुछ सामान्य था और किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई थी। लैंडिंग के करीबन 10 मिनट के बाद सभी यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित ऑफ बोर्ड करा दिया गया। इस इंसिडेंट के कई सालों के बाद भी एयरक्राफ्ट में हुए मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट फेलियर की कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इस खौफनाक फ्लाइट के अगले ही दिन यह प्लेन अपने शेड्यूल रूटीन पर वापस भारत आ गया था।
बाकी दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, और एयर क्रैश से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे।